हे फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। आई होप आप सब लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। लास्ट क्लास में हमने संधि के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे समाज के बारे में कि समाज होता क्या है। ठीक है, समाज का जो अर्थ होता है, समाज का अर्थ होता है आपके पास संक्षेप। समाज का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ठीक है, संक्षेप। संक्षेप मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, घटाना या फिर कम करना, उसको क्या बोलते हैं हम? संक्षेप कहते हैं। मतलब किसी चीज को छोटे शब्दों में लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं? संक्षेप कहते हैं। समास एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करता है? शब्दों का संक्षिप्तीकरण करता है। ठीक है, शब्दों को क्या करता है? छोटे शब्दों में लिखता है। ठीक है, छोटे वर्णों में क्या लिखता है? शब्दों को लिखता है। उसे हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यह दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक सार्थक शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। बात आती है आपकी सार्थक की। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई क्या हो, जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। ठीक है, ये तो थी बात आपकी समाज की परिभाषा की। अब हम बात करते हैं समाज के अंदर आता है एक समस्त पद आते हैं। समस्त पद समस्त पद क्या होते हैं? देखिए, समाज को बनने के लिए क्या चाहिए होता है? दो या दो से अधिक क्या चाहिए होते हैं? पद चाहिए होते हैं। और उन्हीं पदों को मिलकर जो एक नया पद बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। अब इसी क्या आता है आपके समस्त पद के अंदर? समाज विग्रह आता है एक। ठीक है, समाज विग्रह आते हैं। समाज विग्रह हम किसे कहते हैं? इन पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? समाज विग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने उदाहरण देके मैं अगर आपको समझाऊं, तो मैंने यहाँ लिख दिया राजपुत्र। ठीक है, ये क्या है? आपके पास एक शब्द है। अब हमने क्या करना है? इसका विग्रह करना है। तो विग्रह करके हम कैसे लिखेंगे इसको? राजा का पुत्र। ठीक है, विग्रह करके हमने इसको कैसे लिख दिया? ये हमने इसका विग्रह कर दिया। तो विग्रह करके हमने इसको क्या लिखा? राजा का पुत्र। तो इसे हम बोलते हैं समाज विग्रह। ठीक है, ये तो थी बात आपकी समस्त पद की और समाज विग्रह की। अब बात आती है आपकी पदों की प्रधानता भी आता है इसके अंदर एक, पदों की प्रधानता। ठीक है, पदों की प्रधानता। ठीक है, इसके अंदर आता है आपके पास प्रधान खंड। ठीक है, एक आता है आपके पास प्रधान खंड, दूसरा आता है आपके पास गौण खंड। ठीक है, और फिर एक आता है आपके पास पूर्व पद और एक आता है आपके पास उत्तर पद। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधान की। प्रधान खंड का मतलब ये होता है जिसमें क्या हो? अर्थ का बल पड़े। जिसमें क्या पड़ता हो? अर्थ का बल पड़ता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रधान खंड कहते हैं, प्रधान पद कहते हैं। ठीक है, और जो गौण खंड होता है इसमें क्या होता है आपका? नहीं पड़ता। मतलब इसमें क्या नहीं पड़ता आपका? अर्थ का बल नहीं पड़ता, उसे हम गौण खंड कहते हैं। और जिसमें अर्थ का बल पड़ता है उसको हम प्रधान खंड कहते हैं। ठीक है, उसी में आते हैं आपके पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब होता है आपका पहला पद। ठीक है, और उत्तर पद मतलब होता है आपका बाद का पद। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राजपुत्र। ठीक है, लिखा। इसमें क्या हुआ? जो राज है वो क्या आपका पूर्व पद है, मतलब पहला पद है। और जो पुत्र है वो आपका क्या है? उत्तर पद है, मतलब बाद का पद है। अब क्या होता है पूर्व पद में और उत्तर पद में? तो क्या होता है कि पूर्व पद पहले का ही होगा, उत्तर पद बाद का ही होगा। लेकिन प्रधान में और गौण में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रधान और गौण में क्या होता है?
पहले का प्रधान हो सकता है, बाद का गौण हो सकता है, या फिर पहले का गौण भी हो सकता है और बाद का प्रधान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो थी बात आपकी किसकी, पदों की। अब हम बात करते हैं किसकी, भेद की, कि समाज के भेद कितने होते हैं। समाज के वैसे समाज के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, समाज के 6 भेद होते हैं। पहला होता है आपका अवयवी भाव, अवयवी भाव समाज। ठीक है, दूसरा होता है आपका द्विगु। ठीक है, तीसरा होता है आपका द्वंद्व। ठीक है, चौथा होता है आपका तत्पुरुष। ठीक है, पांचवा होता है आपका बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, देखो अव्ययी, द्वंद्व, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। छठवां होता है आपका कर्म धैर्य। ठीक है, समाज 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 समाज। ठीक है, तो पहले क्या होता था, अब हमारे पास 6 भेद हम पढ़ते हैं समाज के। ठीक है, लेकिन पहले केवल 4 ही भेद थे हमारे पास समाज के। क्यों, क्योंकि कर्म धैर्य के क्योंकि क्या होता था, तत्पुरुष के अंदर कर्म धैर्य भी आ जाता था और द्विगु भी आ जाता था। ठीक है, तत्पुरुष के क्या थे, ये भाग थे, द्विगु और कर्म धैर्य। लेकिन बाद में क्या हुआ, बोला गया कि द्विगु को और कर्म धैर्य को भी क्या करना चाहिए, अलग अलग करके पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, द्विगु और कर्म धैर्य क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और फिर हमारे पास कुल भेद कितने हुए, 6 भेद हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज अव्ययभाव समाज की। अव्ययभाव समाज क्या होता है। अव्ययभाव समाज वो समाज होता है जिसका क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है आपका, पूर्व पद अव्यय होता है या फिर प्रधान होता है, उसे हम अव्ययभाव समाज कहते हैं। ठीक है, अब बात आई आपकी अव्यय। अव्यय होता क्या, अव्यय का अर्थ होता है, अव्यय का अर्थ होता है कि जिस शब्द के साथ मिलकर अनेक शब्द बन सके। ठीक है, जिस शब्द के साथ मिलकर अनेक शब्द बन सके उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे मैं बोलूं प्रतिदिन। ठीक है, मैं बोलूं प्रतिदिन, अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या हो जाएगा, प्रतिधन दिन। ठीक है, प्रतिधन दिन। अब देखो, प्रति से आपके अनेक शब्द बन सकते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिमाह, है ना, बन सकते हैं। इसके साथ इसके साथ मिलके अनेक शब्द बन सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रति हो गया, जैसे आपका अनुकूल हो गया। ठीक है, अनुकूल। ठीक है, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अनुकूल होगा, है ना। तो जो अनु है इसके साथ मिला के कई शब्द बन सकते हैं, जैसे अनुकूल, अनुरूप, है ना, अनुकूल, अनुरूप बन सकते हैं। वैसी प्रति भी है आपका। ठीक है, तो ये तो था आपका अव्ययभाव समाज के बारे में, कि जो पहला पद क्या होता है आपका, पूर्व पद क्या होता है आपका, अव्यय होता है या प्रधान होता है, उसे हम अव्ययभाव समाज कहते हैं। ठीक है, उसमें आपका प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रत्येक, अनुकूल, अनुरूप, है ना। तो ये जो शब्द होते हैं इससे आप काफी अनेक शब्द बना सकते हैं इनको मिलाकर। तो ऐसे समाज को हम क्या बोलते हैं, अव्ययभाव समाज कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो थी बात आपकी अव्ययभाव समाज की। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी द्वंद्व समाज की। द्वंद्व समाज क्या होता है। ठीक है, द्वंद्व समाज, द्वंद्व जो होता है ये क्या होता है, किसी व्यक्ति के लिए लगता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए लगता है, व्यक्ति के लिए लगता है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तब ये चीज लगती है आपकी, या फिर हम व्यक्ति के गुणों के बारे में बोल रहे हो तब क्या लगता है, द्वंद्व समाज लगता है आपका। व्यक्ति के गुणों के बारे में बता रहे हो, द्वंद्व समाज लगता है। ठीक है,
द्वंद्व समाज की जो परिभाषा होती है वो ये होता है द्वंद्व समाज में कि आपके जो दोनों पद क्या होते हैं, आपके प्रधान होते हैं, उन्हें हम द्वंद्व समाज कहते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो कि इसके लिए क्या होता है कि द्वंद्व समाज में क्या होता है, आपके जो दोनों पद होते हैं वो आपके क्या होंगे, सर्वनाम होंगे। दोनों पद जो होंगे आपके वो होंगे सर्वनाम होंगे, दोनों ही पद, या फिर संज्ञा होंगी, है ना, या फिर क्रिया होगी। ठीक है, दोनों ही पद क्या होंगे आपके, संज्ञा होगी या फिर सर्वनाम होगी या फिर क्रिया होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है द्वंद्व समाज में दोनों जो पद होते हैं वो आपके क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे भाई, भाई बहन। ठीक है, ऐसे ठंडा गरम। ठीक है, जैसे जैसे गंगा यमुना। ठीक है, क्या होती है इसमें, चीजों की तुलना होती है, तुलना होती है। जैसे अगर मैं इनका विग्रह करूंगी तो क्या लिखेगा, भाई और बहन। ठीक है, यहाँ पे ठंडा या गरम। ठीक है, यहाँ पे गंगा और यमुना। ठीक है, क्या लगता है इन शब्दों के बीच में, और या, ठीक है, अथवा। ठीक है, तो ऐसे समाज को हम क्या बोलते हैं, द्वंद्व समाज कहते हैं, जिसमें चीजों की क्या होती हो, तुलना होती हो। ठीक है, चीजों की तुलना होती हो, या फिर दोनों पद क्या होंगे आपके, प्रधान होंगे। जैसे दोनों पद आपके सर्वनाम होंगे, दोनों ही पद आपकी संज्ञा होंगे, दोनों ही पद आपकी क्रिया होगी। जैसे देखो भाई भाई, ये क्या आपकी संज्ञा है ना, ऐसी गंगा यमुना भी क्या आपकी संज्ञा है। तो इसमें ये होता है, तो इस ऐसे समाज को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समाज कहते हैं। तो ये तो थे आज दो समाज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।